हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ सर्किट एनालिसिस। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस स्टार्ट किया है हमने अपना फर्स्ट टॉपिक। तो ट्रांजिएंट में अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट तक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशंस पे न्यूमेरिकल किए। आज जो हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड ऑर्डर सर्किट, ठीक है। तो जैसे हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेकेंड ऑर्डर सर्किट में सोर्स फ्री RLC, चाहे वो सीरीज़ हो चाहे पैरेलल हो, उसका रिस्पांस कैसा होगा ये डिस्कस करेंगे। फिर स्टेप रिस्पांस ऑफ RLC सीरीज़ और पैरेलल, उसका रिस्पांस करेंगे डिस्कस, ठीक है। फिर उसका एक दो न्यूमेरिकल। तो इसका एक डेरिवेशन जो है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार। तो बहुत ईजी है, इसमें बस थोड़ा सा हम अपने जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका एक आइडिया अडॉप्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक दो कॉन्सेप्ट हैं आपके कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें आपका जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, और अगर नॉन होमोजीनियस है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालते हैं वो कैसे हम निकालते हैं, तो जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो जो रूट्स निकालते हैं, रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम डिसाइड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो सारी चीज़ें थोड़ा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर देख के आप पता लग रहा है कि दो स्टोरिंग एलिमेंट है L और C, तो हमारा सेकेंड ऑर्डर सर्किट है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट, ये रहा हमारा सर्किट। का मतलब क्या है, स्विचिंग ऑपरेट होने के बाद का सर्किट है ये। स्विच से पहले, स्विच ऑपरेट होने से पहले सर्किट किसी पोजीशन में था, स्विच ऑपरेट होने के बाद सर्किट आपको ये मिलेगा। अगर आपको ये मिला जिसमें सिर्फ RLC है सीरीज़ में और कोई सोर्स नहीं है, तो आपको रिस्पांस कैसे लिखना है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि इंडक्टर में कुछ पहले से इनिशियल करंट थी, मतलब स्विचिंग से पहले कुछ ऐसी स्थिति थी कि इंडक्टर जो है वो कुछ I0 करंट से चार्ज था, I0 करंट स्टोर थी, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो था वो V0 था, ठीक है। ये एजम्पशन लेके चलेंगे इनिशियल कंडीशन से। इसका इस्तेमाल यहाँ पे सिर्फ जब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखेंगे तो कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, उस कांस्टेंट्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा इनिशियल कंडीशंस का। बाकी यहाँ पे ज़्यादा इनिशियल कंडीशन से हमें कुछ रिस्पांस नहीं लिखना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में लिखते थे ना V∞ प्लस V0 माइनस V∞, उस तरह का रोल नहीं है यहाँ पे। इनिशियल कंडीशन का रोल सिर्फ आपको कांस्टेंट निकालने के लिए आएगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सीरीज RLC है, तो सीरीज सर्किट जब भी आपको मिलती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट सेम है सारे एलिमेंट में, तो आप KVL की तरफ जाइए। आपने KVL लगाया RI, फिर इसमें LdI/dt इसका वोल्टेज, फिर कैपेसिटर में जो वोल्टेज आने वाली है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। प्रॉपर इक्वेशन बनाना है तो उधर तो जीरो है, होमोजेनियस इक्वेशन है, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, इस पूरे इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये हो गया RdI/dt, ये हो गया डबल डेरिवेटिव का, और यहाँ से इंटीग्रेशन हट गया, ये I/C आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब उसको थोड़ा सा प्रॉपर बना लिया। ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर वाला डेरिवेटिव, यहाँ से L कॉमन कर लिया ताकि इसका कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो ये हो गया R/L dI/dt, ये हो गया 1/LC, ठीक। L कॉमन कर लिया यहाँ से, ये आ गया। अब इसको प्रॉपर जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैं बता रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं होमोजीनियस, तो उसकी मैथमेटिक्स वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। तो I कॉमन किया तो ये इस तरह का हमारा बनता है। d/dt को हम कैपिटल D से कर ले रहे हैं रिप्रेजेंट। इस तरह का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं हम, वो यहीं से स्टार्ट होता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसके दो रूट्स मिलेंगे, जो हम करते हैं मैथमेटिक्स में अपने, दो रूट्स मिलेंगे। इसके रूट्स कुछ ऐसे मिलेंगे, -R/12। इसमें आप श्रीधराचार्य लगाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, तो ये रूट्स मिलेंगे आपको -R/12 अंडर रूट R/12 का स्क्वायर माइनस 1/LC, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम रूट्स की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, इसके लिए थोड़ा सा कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। R/12 को हमने मान लिया अल्फ़ा, पहला टर्म, और 1/√LC को हमने मान लिया ω0, ठीक है। तो थोड़ा सा एक जो हमारी जो रूट्स थे वो ईजिली हमने लिख लिया कि -α ±
अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये हमारा ओमेगा नॉट स्क्वायर हो गया, ये अल्फा स्क्वायर, इसको अल्फा मान लिया है, ठीक है। अब ये है रूट, दोनों रूट। अब इसके हम देखते हैं कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। तो पहले मान लिया हमने कि भाई अल्फा जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है। अगर अल्फा हमारा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो क्या होगा, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो इसका मतलब अंडर रूट में पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब जो रूट आने वाले हैं आपके वो दोनों रूट रियल आने वाले हैं। तो जब रूट रियल और डिस्टिंक्ट हो तो ये कंडीशन हमारी ओवर डैम्प्ड कंडीशन होती है। और मैथमेटिक्स के हिसाब से इस कंडीशन में आप सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तो हम सोल्यूशन कुछ इस तरह से लिखते हैं, a1 e टू द पावर s1t प्लस a2 e टू द पावर s2t। s1t आपका s1 जो पहला रूट होगा, अब सारी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो पहला रूट आएगा s1, दूसरा रूट आएगा s2। a1 a2 आपके कांस्टेंट रहेंगे, a1 a2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको इस्तेमाल करना है अपने इनिशियल कंडीशंस का। तो जो इनिशियल कंडीशंस दी होंगी कि इंडक्टर में इनिशियल करंट कितनी थी, कैपेसिटर में एक इनिशियल वोल्टेज कितना था, वो सब यूज़ करके हम ये इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक न्यूमेरिकल करूँगा लास्ट में, तो उसमें देख लेंगे इसको, ठीक है। दूसरा कंडीशन लिया हमने, इफ़ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अगर लिया है तो इसका मतलब ये अंदर का टर्म हो जाना जीरो, बचेगा सिर्फ अल्फा। इसका मतलब दोनों रूट आइडेंटिकल आएंगे, माइनस अल्फा माइनस अल्फा। जब रूट्स आइडेंटिकल हो ये कंडीशन होती है क्रिटिकली डैम्पिंग की। और मैथमेटिक्स के हिसाब से जब रूट्स आइडेंटिकल हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या उसका सोल्यूशन आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं इस तरह से। पहले जो नेगेटिव रियल पार्ट वाला था e टू द पावर माइनस अल्फा टी a1 प्लस टी a2, ठीक है। तो इस तरह से हम सीधे रिस्पॉन्स लिख देंगे। हम अल्फा और ओमेगा नॉट अपना निकालेंगे, वैल्यू चेक करेंगे कौन बड़ा छोटा है, उसको सीधे ऐसे रिस्पॉन्स लिख देंगे। रही कांस्टेंट की बात, तो इनिशियल कंडीशंस की हेल्प से ये कांस्टेंट निकाल लेंगे। सिंपल एकदम प्रोसेस चलना है। वहीं अल्फा अगर हमारा छोटा है, अल्फा ओमेगा नॉट से छोटा हो गया, तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्स अंडर डैम्प्ड कंडीशन। रूट जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, और रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो ये e टू द पावर माइनस अल्फा टी नेगेटिव रियल पार्ट, और जो इमेजनरी पार्ट है उसको हम लिख देंगे कॉस ओमेगा डी टी प्लस बी साइन ओमेगा डी टी। इस पार्ट को पूरे को हम इमेजनरी बोल दे रहे हैं ओमेगा डी, ठीक है। इस तरह से हम सीधे रिस्पॉन्स लिखते हैं। तो जब रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स हो, अंडर डैम्प्ड कंडीशन हो, तो हम रिस्पॉन्स इस तरह से लिखते हैं e टू द पावर माइनस अल्फा टी। अल्फा माइनस अल्फा क्या है, वो जो नेगेटिव रियल पार्ट आपका है रूट्स का, ओमेगा डी टी ये वाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स कैसे लिखना है सीधे। तो हमें कोई उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं भाई, ऐसा पहले चेक कर लेंगे अल्फा ओमेगा नॉट, देखेंगे रूट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, सीधे रिस्पॉन्स लिख देंगे कि वो ओवर डैम्प्ड में जा रहा है कि अंडर डैम्प्ड में जा रहा है कि क्रिटिकल में जा रहा है। क्लियर है। इसी तरह से आप पैरेलल आरएलसी में भी चले जाइए। सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी मतलब स्विचिंग हो गई, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का सर्किट मिला कि आरएलसी पैरेलल में है, ठीक है, और कोई सोर्स नहीं है सर्किट में, तो आपको रिस्पॉन्स कैसे लिखना है। अच्छा, इसका डेरिवेशन पे जाएं तो आपको दिख रहा है पैरेलल चीज़ें हैं तो वोल्टेज सेम है, तो आप सीधे सीधे इसमें नोडल लगा दीजिए। इसमें क्या करेंगे, नोडल लगा देंगे। नोडल लगा दिया हमने, तीनों करंट, इस करंट की वैल्यू V/R, इस करंट की वैल्यू 1/L इन्फिनिट, ये हो गया VDT। कैपेसिटर में जो करंट होती है उसको हम लिखते हैं CdV/dt। प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दिया उसको, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, फिर प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, V कॉमन लिया। अभी हमारा कैरेक्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए। रूट्स क्या आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट्स आएंगे आपके ये। अगेन इसको आप मान लीजिए अल्फा 1/2 RC को और 1/√LC को ओमेगा नॉट, और वही सारा प्रोसेस जो हमने उसमें किया वही चीज़ इसमें भी करनी है, ठीक है। अल्फा को 1/2 RC को अल्फा मान लिया, ओमेगा नॉट को 1/√LC, वही सारी चीज़ कि जब
अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ओवर डैम्प्ड कंडीशन होगा, उसमें हम रिस्पॉन्स ऐसे लिखते हैं, अल्फा ओमेगा नॉट के बराबर होगा, रूट सेम होंगे आइडेंटिकल, उसमें हम रिस्पॉन्स इस तरह से लिखते हैं। सेम रिस्पॉन्स लिखने का वही तरीका मैथमेटिक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सेम है। और जब अंडर डैम्प्ड कंडीशन होगी, अल्फा इज लेस देन ओमेगा नॉट, तो हम रूट सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे। वीटी क्यों लिख रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन आपका किस वेरिएबल के टर्म में है, हम वही रिस्पॉन्स लिखे हैं। जैसे कि पिछले में हमने करंट का रिस्पॉन्स लिखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन करंट के टर्म में था। तो कई बार लड़के इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं, सर इसमें वीटी का रिस्पॉन्स किस में लिखना है, किस में आईटी का लिखना है, क्योंकि अभी हम स्टेप रिस्पॉन्स पे जाएंगे तो वहाँ चेंज हो जाएगी चीज़ें। लेकिन वो आपको जब आप कर रहे हैं ना, तो आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि हमें किसका लिखना है। उसमें कुछ याद करने, कुछ मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी में आई का था, सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी में वी का था, फिर स्टेप रिस्पॉन्स सीरीज आरएलसी में फिर से वी का था और उसमें आई का था। तो इस तरह से चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं। आप जब चीज़ें करेंगे तो वहीं समझ में आ जाएगा हम किस वेरिएबल का रिस्पॉन्स लिखना है, कैपेसिटर में वोल्टेज का या इंडक्टर में करंट का। ठीक है, आ जाते हैं स्टेप रिस्पॉन्स पे। स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। तो ऐसा ये कब आएगा सिचुएशन? स्विचिंग हुई, स्विचिंग के बाद t ग्रेटर देन 0 पे अगर आपका सर्किट कुछ इस तरह का दिखा, जिसमें सीरीज में आरएलसी भी है और एक सोर्स भी है, एक स्टेप सोर्स भी है, तो आपको रिस्पॉन्स कैसे लिखना है, कैसे बताना है, ये डिस्कस करेंगे। तो कोई नहीं, सीरीज सर्किट है तो हम हमारा क्या करते हैं, सीधे सीधे केवीएल लगाते हैं। केवीएल लगा दिया हमने, Vs इज इक्वल टू आई आर एल डी आई बाई डी टी, और ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इस तरह से लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चूंकि क्या है, ये होमोजेनियस नहीं है इक्वेशन, होमोजेनियस था तो हमने फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, लेकिन ये होमोजेनियस है नहीं। तो हमने क्या किया, क्या करें, तो ये इंटीग्रेशन वाला हमको खटक रहा था, इंटीग्रेशन वाले को हटाना है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, डबल डिफरेंशियल आना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, आई है, तो आई को ऐसा क्या लिख सकते हैं कि एक फर्स्ट डेरिवेटिव का टर्म आ जाए, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ये होता है कैपेसिटर में करंट, क्योंकि ये करंट आई जो है कैपेसिटर में भी जा रही है सेम करंट। तो इसका जगह आप ये यूज कर लीजिए, आई की जगह पे, आई की जगह पे सी डी वी बाई डी टी यूज कर लीजिए। तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ सी डी वी बाई डी टी रख देते हैं, इक्वेशन ये आ जाएगी। आई था यहाँ पे, सी डी वी बाई डी टी रख दिया, ये सी डी वी बाई डी टी, यहाँ से सी सी कैंसिल हो गया, सिर्फ वी बच गया। करेक्ट है। अब प्रॉपर बना लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये एल सी यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। इस तरह का इक्वेशन आपका बन जाएगा। इस तरह के इक्वेशन में होमोजीनियस नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस है। इसमें रिस्पांस ऐसा मिलेगा, एक नेचुरल रिस्पांस प्लस एक फाइनल रिस्पांस, स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ठीक है, तो फाइनल रिस्पांस तो क्या होगा, फाइनल आपको तो देख के पता चलेगा कि फाइनली वोल्टेज क्या होगा कैपेसिटर के क्रॉस। जब सर्किट स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाएगा तो इंडक्टर शॉर्ट होगा, ये ओपन होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, करंट कोई होगी नहीं क्योंकि ओपन है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो यही है जो वी एस है यहाँ पे। तो फाइनल वोल्टेज तो वी एस ही होने वाला है, फाइनल रिस्पांस जो वी एफ है वो नथिंग बट वी एस ओनली। और नेचुरल रिस्पांस जो है वी एन, वो कब मिलेगा, जब हम वी एस को जीरो करेंगे। हम वी एस को जीरो कर दें तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसी को जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से नेचुरल रिस्पांस निकाल लेंगे। ठीक है, नेचुरल रिस्पांस के लिए हमने वी एस को जीरो कर दिया, यहाँ पे वी एस को आप जीरो कर देंगे तो ये इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। इसको सेम वही किया, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे वी कॉमन किया, इनको क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, रूट्स आए, सेम वही पैटर्न। इसको अल्फा लिया, इसको ओमेगा नॉट ले लिया 1/√LC को कंपेयर कर लिया, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आया, अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आया तो ये आया आपका नेचुरल रिस्पांस। ऐसे आ रहा था पहले भी, लेकिन अभी ये फाइनल रिस्पांस जो हम लिख रहे हैं उसमें वी एफ प्लस वी एन, तो वी एफ तो हमने निकाल लिया वी एस, तो ये वी एस तो सब में ऐड होगा ही, और बाकी नेचुरल रिस्पांस वैसे ही जो हम पहले लिख रहे थे कि भाई अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा, अल्फा जब ओमेगा नॉट से बड़ा होगा तो ये ओवर डैम्प्ड वाला रहेगा कंडीशन, रूल डिस्टिंक्ट है तो उसमें इस तरह से रिस्पांस लिखेंगे। अल्फा ओमेगा नॉट के बराबर है तो इस तरह से रिस्पांस लिखते हैं भाई।
अंडर डैम्प्ड कंडीशन है तो इस तरह से लिखते हैं, सेम पैटर्न सेम चीज़ जो करते आ रहे हैं। अंदर क्या हुआ, एक फाइनल वैल्यू जो है इसमें ऐड हो गई स्टेप रिस्पॉन्स में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप चाहे तो पैरेलल का भी कर लें। पैरेलल में आप लगा दीजिए KCL, एक करंट मान लिया इनकमिंग करंट, बाकी सब आउटगोइंग करंट है, सब में करंट जो है V/R, इसमें करंट ऐसे लिखते हैं CdV/dt लिखते हैं। यहाँ भी वही मसला आ गया कि भाई प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है सेकंड ऑर्डर का, तो इंटीग्रेशन में कौन है अंदर, V है। V को एक सिंगल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो V = LdI/dt हमारे दिमाग में है, यूज़ कर लेंगे। जहाँ जहाँ V है वहाँ LdI/dt कर दिया, आ गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ भी सेकंड ऑर्डर ये आया, इसका रिस्पॉन्स इस तरह से आने वाला IF + IN, फाइनल रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो फाइनल रिस्पॉन्स क्या आएगा, फाइनली इंडक्टर शॉर्ट होगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, तो इंडक्टर में करंट क्या आएगी, यही IS करंट इंडक्टर में जाएगी फाइनली, तो फाइनल रिस्पॉन्स तो IS ही आने वाला है, और उसमें जो जुड़ेगा नेचुरल रिस्पॉन्स वो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते आ रहे हैं। कब निकलेगा, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में IS को 0 कर देंगे तो = 0 हो जाएगा, बाकी अगला डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हमने सॉल्व किया सेम वही पैटर्न पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो 1/2 RC आपका अल्फा हो जाएगा और 1/√LC ω0 हो जाएगा। अल्फा ω0 कंपेयर करेंगे, अल्फा ग्रेटर देन ω0 है तो वैसा रिस्पॉन्स, लेस देन है तो वैसा, इक्वल टू है तो वैसा, सेम चीज़। तो इस तरह के जितने भी हैं सेकेंड ऑर्डर सर्किट, उसमें अगर न्यूमेरिकल आए, चाहे वो सोर्स फ्री हो या स्टेप रिस्पॉन्स हो, तो उसमें सबसे पहला काम आपका क्या करना है, इनिशियल कंडीशन तो निकाल लेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट निकालने के काम आएगा। उसके बाद आपको सिंपल अल्फ़ा निकालना है और ω0 निकालना है, निकाल लीजिए, कंपेयर करिए, जैसा आपका रूट्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आए उसी हिसाब से रिस्पॉन्स सीधे लिख देना है। इनिशियल कंडीशन की हेल्प से कांस्टेंट भी निकाल लेना है। ठीक है, एक करते हैं न्यूमेरिकल। ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसमें स्विच लगा हुआ है, स्विच t = 0 पे ओपन हो रहा है, इसका मतलब t < 0 तक स्विच क्लोज था। तो ये हमको इनिशियल कंडीशन निकालने के लिए ये चीज़ें दी हुई हैं, वो निकाल के पहले रख लेते हैं। तो t < 0 पे हम देखेंगे इनिशियल कंडीशन के लिए, t < 0 पे सेटल्ड सर्किट देखेंगे, सर्किट सेटल था क्योंकि -∞ से 0 तक पहुंचा हुआ है। तो ये लगा दिया, इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया, कैपेसिटर को ओपन कर दिया और इधर भी रजिस्टर लगा हुआ है क्योंकि स्विच क्लोज था t < 0 तक। ये 1 है, ये 5 है, तो इंडक्टर में करंट ये जा रही है, यही हमारी I0 होगी इनिशियल करंट, और यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा यही आपका V0 होगा, कैपेसिटर के क्रॉस इनिशियल वोल्टेज। ऐसे करते थे तो करंट तो आप सीधे निकाल सकते हैं, I0 आपका सीधे आ गया 24 / 516, तो ये आ गया 4 एम्पियर। और V0 क्या आ जाएगा, V0 भी दिख रहा है कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा यही V0 है, इसमें करंट जा रही है यही I0 4 एम्पियर, तो 4 × 1 4 वोल्ट। इनिशियल कंडीशंस पता चल गई हैं, इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में करेंगे। चलो आ जाते हैं अब अगला काम हमारा क्या होता है, अगला काम ये होता है कि आप चुपचाप जब स्विच ऑपरेट हो जाए तो देखिए सर्किट क्या बना। स्विच ऑपरेट मतलब ये ओपन हो गया, जब ये ओपन हो गया तो सर्किट में सिर्फ ये स्टेप रहा एक इनपुट और R, L और C रहा, तो ये कहीं ना कहीं सीरीज RLC सर्किट का स्टेप रिस्पॉन्स वाला मामला है। ठीक है, तो इसका मतलब आप सीधे सीधे अल्फ़ा कैलकुलेट कीजिए, अल्फ़ा = R/2L, क्या आएगा, R है कितना 5 ओम, 5 / 2L, 2 × 1 2.5 आ गया। ω0 कैलकुलेट करिए, ω0 है 1/√LC, तो 1/L है 1, C है 0.5 मतलब 1/2, तो ये आ गया √2। अल्फ़ा है 2.5, ω0 है √2 मतलब 1.414, तो इसका मतलब सीधे सीधे दिख रहा है आपको अल्फ़ा इज ग्रेटर देन ω0।
अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओवरडैम्प्ड वाली कंडीशन है। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसका तो आप रिस्पॉन्स पता है कैसे लिखते हैं, कैसे लिख रहे हैं भाई, इसका हम रिस्पॉन्स लिखते हैं Vt इज इक्वल टू Vs, ऐसे लिखे थे, पीछे लिखा था स्टेप रिस्पॉन्स सीरीज आरएलसी का, ये था। फाइनली इस तरह का रिस्पॉन्स लिख रहे थे हम, ओवरडैम्प्ड अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आया तो इस तरह का रिस्पॉन्स लिखना है। ठीक है, हाँ क्या है, Vs A1 e टू द पावर S1t प्लस A2 e टू द पावर S2t। S1 S2 क्या है, S1 S2 आपके रूट्स हैं। रूट क्या है, रूट्स आपके S1 और S2 जो है वो क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है 2.5, ओमेगा नॉट की वैल्यू पता है, यहाँ रख देंगे। जो भी वैल्यू आएगी S1 और S2 की, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ लेंगे, वो यहाँ पे S1 S2 है। ठीक है, तो S1 S2 वेरिएबल नहीं है, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फा ओमेगा नॉट हमने निकाल लिया है। वेरिएबल कौन है, A1 और A2, ये निकल जाए, रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। इनके लिए हमको यूज़ करना है अपना इनिशियल कंडीशन। करते हैं, V का रिस्पॉन्स है तो V में देखते हैं कि V0 मतलब इनिशियली T0 पे जो वोल्टेज था वो 4 वोल्ट था, इसका इस्तेमाल कर लो। यहाँ पे T0 रख दो तो V0 मिल जाएगा। यहाँ V0 आपको 4 वोल्ट है, इज इक्वल टू ये आपका Vs है। Vs कुछ दिया हुआ था, 24 वोल्ट है। Vs हमारा यहाँ 24 है, इनपुट जो है वो 24 है, प्लस A1 हो जाएगा क्योंकि T0 रखेंगे e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, ये प्लस A2 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गई, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू -20। एक इक्वेशन ये हो गई। दो वेरिएबल है A1 A2, दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन मिल गई, काम खत्म। दूसरा कहाँ से मिले, दूसरा I0 है आपके पास। ठीक है, तो I को आप लिख सकते हैं, I को आप लिख सकते हैं क्या, I जो करंट है वो इस कैपेसिटर में करंट है, तो I0 इज इक्वल टू नथिंग बट C dV0/dt। ठीक है, तो इसका मतलब dV0/dt इज इक्वल टू 1/c इंटू I0। ये भी है एक चीज, तो इसका मतलब I0 तो है हमारे पास 4, तो यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं, इसको कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा dV/dt इज इक्वल टू Vs तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, प्लस में है A1 S1 e टू द पावर S1t प्लस A2 S2 e टू द पावर S2t। आ गया। अब t इज इक्वल टू 0 पे कर लो, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ से तुमको मिल सकता है, यहाँ से तुमको अपना ये जो dVy है क्या है, dV0/dt, ये वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, I0 पता है 4 एम्पियर, 4/c क्या है 0.5 मतलब 1/2, ये हो गया 8, ये 8 आने वाला है, इस्तेमाल कर लो, यहाँ 8 लिख दो, इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 रखना है, तो यहाँ से बचेगा A1 S1, यहाँ बचेगा A2 S2, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर, S1 S2 वेरिएबल नहीं है क्योंकि S1 S2 रूट्स हैं, वो निकाल चुके हैं, हम निकाल लेंगे अल्फा ओमेगा नॉट की वैल्यू रख के। वेरिएबल है A1 A2, दो इनिशियल कंडीशन के इस्तेमाल किया, दो इक्वेशन मिल गई, सॉल्व करेंगे, A1 A2 की वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी चुपचाप हम अपने यहाँ पे A1 A2 रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे सोर्स हो, सोर्स फ्री हो, जैसा भी हो, आपको कुल मिला के देखना है कि सर्किट जब ऑपरेट हो गया, स्विच ऑपरेट हो गया,
उसके बाद हमारा सर्किट देखने में कैसा है, क्या उसके में पैरेलल RLC है और साथ में एक सोर्स है करंट सोर्स, तो हम बोल देंगे स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ पैरेलल RLC, ऐसा लिख देंगे जो रिस्पॉन्स है। और अगर सोर्स फ्री है तो सोर्स फ्री की तरह। तो हमने पूरा डेरिवेशन किया, तो ये सारे डेरिवेशन अपने आप में एक क्वेश्चन है, और डेरिवेशन में भी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सर्किट बनाइए और उसके बाद सीरीज़ है तो लगाइए उसमें KVL, पैरेलल सर्किट है लगाइए KCL, खुद ही आपको दिखेगा रिस्पॉन्स किस टर्म में लिखना है। और बाकी आगे सारा मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, रूट्स जो आएंगे उसके हिसाब से हम लिख देंगे सोल्यूशन, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट पूरा एक कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, बट थोड़ा सा हाइप बना के रखा हुआ है, बन जाता है, लड़के मन में रख लेते हैं बहुत कठिन है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं है, बेसिक सिंपल लॉजिक है। तो आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं है, एक ही चीज़ आपको पता है, पूरा का पूरा यूनिट आप कर ले रहे हैं। 10 तरह की चीज़ याद करने की और सीखने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ आपको बेसिक चीज़ पता है भैया। अच्छा, स्विचिंग इंस्टेंट क्या है, t<0 पे -∞ से 0 तक चार्ज हो चुका है, सेटल्ड है सर्किट, वहाँ से इनिशियल कंडीशन आएगा, इंडक्टर में करंट, कैपेसिटर का वोल्टेज चेंज नहीं होगा, तो t<0 मतलब 0+ पे भी वही रहेगा। उसके बाद फिर से सर्किट जब सेटल होगा तो इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, जहाँ जैसी ज़रूरत है यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर भी किया, फर्स्ट ऑर्डर के ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, सेकंड ऑर्डर आपके जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कोई भी स्पेसिफिक। और ये सारी चीज़ आप लाप्लास से भी कर सकते हैं, आगे एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास है, वहाँ हम फिर से करेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस जो है वो लाप्लास का यूज़ करके, वो भी अपने आप में एक यूनिट है। तो अब कभी आपको उस टाइम जब करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ईजी है, इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है। वहाँ तो आपको लाप्लास आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए, इन्वर्स लाप्लास लेने आना चाहिए, सब कुछ कई सारी चीज़ें लगेंगी तब आप फाइनल सोल्यूशन पे पहुँचेंगे। यहाँ पे कुछ भी रिक्वायर नहीं है, आपको कुछ ये आना चाहिए, आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती है, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।